मुख्य अंश क्या क्या हैं एक बार कॉपी पर नोट करके रखें। एक बार कॉपी पर लिखिए कि आपका बच्चा सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहा है, और फिर ये देखिए कि आज से 25 साल बाद या 10 साल 20 साल बाद जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होगा तब वो क्या कर रहा होगा। तो जो आज वो कर रहा है, क्या उसका रास्ता वही है जो वो कर रहा होगा। एक बार मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा सुबह उठता है, फ्रेश होकर के खाना खाते ही उसकी बस आ जाती है। वो बस के बिल्कुल 15 मिनट आधा घंटा पहले उठता है। ऐसे ही हो रहा है ना, जिसके भी घर में बच्चा है, अगर उसकी बस नहीं आती है तो उसको छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसकी मदर उसको उतना ही बजे उठाती है, या मदर या फादर, जब उसको जाना होता है उससे थोड़ी देर पहले। इसका मतलब उसके पास सुबह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने का समय नहीं है। अपने खेत को, चिड़िया को, मोर को, अपने पशुधन को, डंगरों को देखने का और क्या काम हो रहा है उसका नहीं। बल्कि अगर उसकी उम्र 10-12 साल हो भी गई है तो माँ बाप का ये फोकस रहता है कि भाई खेत का और डंगरों का काम तो हम कर लेंगे, तुम तो पढ़ लो, तुम तो पढ़ाई कर लो। लेकिन चलो सुबह से बात शुरू करते हैं। सुबह उसकी बस आ गई, बस में बैठ करके वो स्कूल चला। स्कूल में जाते ही एक प्रार्थना नाम की एक इवेंट होती है। उस प्रार्थना में आपको सीधा लाइन में खड़ा होना सिखाया जाता है परमात्मा का नाम लेने के नाम पर। और असलियत में वहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, वर्दी नहीं पहनी है तो डांट पड़ रही है, नाखून बड़े हैं तो डांट पड़ रही है, आपकी फीस जमा नहीं हुई है तो वहाँ खड़ा करके आपको बोला जा रहा है, या सो ऑन, आपकी सारी कमियों को वहाँ सबके सामने रखा जा रहा है इस उम्मीद में कि आपका बच्चा वो सुधरेगा उससे। और ये लगातार जारी है। कभी इनके बच्चे का नंबर आ रहा है, कभी इनके का आ रहा है, कभी किसी बात पे इनके का, किसी पे इनके का, तो सबको बच्चों को वहाँ लाइन में खड़ा करके बाद में जब ये प्रार्थना वाला इवेंट खत्म होता है तो बच्चा अपने क्लासरूम में जाता है। उस क्लासरूम में वो क्या कर रहा है, मैडम ने स्कूल ने एक किताब बनाई दी है आपको उस किताब का सिलेबस है जो इस यूनिट टेस्ट में आना है। उस टेस्ट के हिसाब से उस बच्चे को तैयारी की जा रही है, और तैयारी में उस बच्चे को सिखाया कुछ नहीं जा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, और कोई भाई यहां टीचर हो तो उसको भी पता है कि स्कूल में आपके बच्चे को कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा, सिर्फ बताया जा रहा है, सिर्फ याद करवाया जा रहा है। तो जो उस किताब में लिखा है वो याद करवाया जा रहा है। और याद करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है कि बोर्ड पे मैडम ने लिख दिया है या टीचर ने, जिसने भी, और फिर बच्चा उसको अपनी कॉपी पर लिख रहा है और फिर याद कर रहा है, फिर उसको पेपर में लिखना है, फिर उससे उसके नंबर आएंगे। फिर पीटीएम में उसकी मैडम कहेगी कि जी देखो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सबको, जितने हैं ना यहाँ, सबको यही बोलती है उनका टीचर। क्यों जी, पीटीएम में यही बोलती है ना, थोड़ी सी और मेहनत कर ले। क्यों थोड़ी सी और मेहनत करने का क्या कारण है कि मान लो पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों में से एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, तो बाकी सबको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि वो फर्स्ट आ जाए। सबको फर्स्ट आना है ना, तो अच्छा आ एक ही सकता है, तो अगली बार कोई और फर्स्ट आ जाएगा तो बाकी सबको कहना शुरू कर देगी मैडम वही मैडम। तो वो सेम रटी रटाई बातें हैं, और वो पीटीएम में पेपर में होके उसके बाद फिर प्रोसेस आती है। उसके बाद फिर आती है प्रोसेस स्कूल के सिलेबस को याद करने के बाद। फिर शाम को जो है बच्चा दिन में थोड़ा बहुत खेलता है एंड ऑल, वो पूरा प्रोसेस है। 1 घंटा या 1 पीरियड उसको खेलने का मिलता है, और उस 1 पीरियड में भी मेरे ख्याल से बहुत कम समय ही खेलने को मिलता है। अगर उसकी कंप्यूटर की लैब है तो 5 मिनट के लिए कंप्यूटर मिलेगा, और अगर उसका गेम है तो गेम में एक ही टाइम पर सारे बच्चे हो जाएंगे तो उस गेम में कैसे खेल पाएंगे। तो वो खेल भी ठीक से नहीं पा रहा। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद माँ बाप को, क्योंकि मैडम ने बोला है कि आपका बच्चे को फर्स्ट आना पड़ेगा अगर उसको कंपटीशन में कहीं स्टैंड करना है तो, और
फिर आप उसकी ट्यूशन का अरेंजमेंट करते हो कि थोड़ा ट्यूशन चला जा थोड़ा पढ़ने के लिए। ट्यूशन पे भी यही काम होता है, याद करवाया जाता है, रट्टा मरवाया जाता है कि पेपर में तुझे कैसे लिखना है, ज़िंदगी में कैसे जीना है वो नहीं, परिवार में कोई दिक्कत आ जाए उससे कैसे निपटना है वो नहीं, समस्या समाज की हो उसको कैसे दूर करना है वो नहीं, घर में कोई चीज़ खराब हो जाए उसको ठीक करना है वो नहीं, डंगर डोर में कैसे रहना है वो नहीं सिखाया जाता, उसको सिखाया जाता है पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में लिखना। ठीक है जी। उसके बाद जब वो ट्यूशन के बाद घर आता है तो घर आने के बाद में फिर घर वाले बोलते हैं भाई बहुत काम करके आया हमारा बच्चा, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले। एंटरटेनमेंट के नाम पर वो मोबाइल या फिर टीवी को उठा लेता है, देखना शुरू करता है। मोबाइल पर वो क्या कर रहा है, या तो गेम खेल रहा है, गेम में क्या है, या तो सट्टे वाली गेम है 3 पत्ती टाइप की है, या फिर उसमें गोलियां चलने वाली गेम है जिसमें खून निकल रहा है, बंदूकें चल रही हैं, हथियार चल रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने वाली गेम चल रही हैं। फिल्मों में जाओगे तो फिल्में देख रहा है तो फिल्मों के अंदर भी मारकाट भी चल रही है और अश्लीलता भी चल रही है खूब, है ना। लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को कर रही है, उसमें वो दिखाया जा रहा है। छोटे से बच्चे के मान बल पे उसके मन पे जो है, बाल मन पे एक इम्प्रेशन छोड़ा जा रहा है कि ये नॉर्मल है। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, खाना खा करके फिर वो सो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में ना ही तो बच्चे के पास अपने माँ बाप से बात करने के लिए समय है, और जैसा वो टीवी में और कार्टून में देख रहा है वैसी ही भाषा में अपने माँ बाप से बात कर रहा है। जीवन में ये करते करते वो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 12th और ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन में तक जाते जाते वो अपने ज़िंदगी के अपने माँ बाप के 15-20 लाख रुपया खर्च कर देता है, और उसके बाद माँ बाप बोलता है भाई ग्रेजुएशन से तो बात नहीं बनेगी, BTech से तो बात नहीं बनेगी, या इवन MBBS से भी बात नहीं बनेगी, MD करनी पड़ेगी या MTech करनी पड़ेगी या MBA करनी पड़ेगी। यही होता है ना, ये नौजवान बच्चे हैं जितने सारे जानते हैं, वो सब करना पड़ेगा। और 25 साल तक वो बच्चा लगातार इसी प्रोसेस में गुजरता है, और जब उसकी MBA की डिग्री पूरी हो जाती है, MBA की डिग्री या MCA की या MA की या MSc की या MTech की डिग्री पूरी हो जाती है, तो डिग्री पूरी होने के बाद उसे कॉलेज मिलता है, और कॉलेज में डिग्री पूरी होने के बाद उसे नौकरी मिलती है, और नौकरी में पहले दिन जब वो HR आता है ट्रेनिंग के लिए, पूरी कंपनी की ट्रेनिंग के लिए, कोई है जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है BTech वगैरह करके, ये बता देंगे मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। फिर वो, क्योंकि मैंने तो इनकी ज़िंदगी का देखा नहीं है, तो मैं जिसकी बच्चे की ज़िंदगी बता रहा हूँ, ठीक ऐसे ही जिए ना आपने, ठीक है ना। तो फिर वो HR खड़ा होता है, सामने बोर्ड होता है, बिल्कुल कंप्यूटराइज बोर्ड होता है, पूरा गैजेट्स होते हैं उसके पास में, और वो फिर सबको बोल रहा होता है देखो आज तक जो भी तुम सीख के आए हो अपना घर पे रख के आना, अभी हम बताएंगे काम कैसे करना है। ठीक कह रहा हूं ना भाई जी? मतलब मैं उन बच्चों की हालत सोचो आप क्या होती होगी उस दौरान, अगर वो थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर वो थोड़ा सा दिल से सोचें कि जिस पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा, गांव को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सारा परिवार छोड़ा और अपना जीवन मूल्य छोड़े, वो किसी काम की है ही नहीं, और उसको फिर कंपनी बता रही है कैसे करना है। और कमाल की बात क्या है मैं आपको बताऊं, वही काम जो MTech किया हुआ बच्चा कर रहा है उस कंपनी में, वही काम ITI किया हुआ बंदा भी कर रहा है। गलत कह रहा हूं क्या? ITI किया हुआ बंदा भी कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि कोई बंदा आज से 10 साल पहले उस कंपनी में ज्वाइन कर गया था, उस टाइम उसने ना ITI की थी ना MTech की थी, वो भी कर रहा है उसी काम को, है? मतलब अनपढ़ आदमी भी उस काम को कर सकता है, ITI 12वीं किया हुआ आदमी भी उस काम को कर सकता है, और MTech से भी वही काम करा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि MTech से ज्यादा तनख्वाह ITI वाले की होती है। ये पढ़ाई के लिए हम पूरा दिन दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और ये आप और मैं नहीं दौड़ रहे हैं, हम सब बच्चे दौड़ रहे हैं। अब यहां सवाल वही आता है जो मैंने शुरू में बोला, ये ना करें तो क्या करें? भाई ये तो एक पढ़ाई का, परवरिश का बताया, अब परवरिश पे आ जाते हैं। जैसे कि हमने बोला था पेरेंटिंग और एजुकेशन पर हम चर्चा करेंगे। पेरेंटिंग में आता है बच्चे को पालने का प्रोसेस, परवरिश।
कि बच्चे की हमने परवरिश करनी है, बच्चा अभी छोटा है, बड़ा कैसे करना है। देखो, इस धरती पर आदमी के अलावा, मतलब वो कहते हैं ना, ममता जी कह रही थी अभी कि भाई पहले पेरेंटिंग कोच, मतलब बच्चे की परवरिश पर बात करने वाले हम, मतलब हम बने प्रोफेशनली, हमने इसको प्रोफेशन चूज किया कि हम पेरेंटिंग पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जितने जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं, केवल इंसान ही पेरेंटिंग पे बात कर सकता है कि नहीं? दूसरा कोई जीव जंतु इस पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का बच्चा स्कूल नहीं जाता है, किसी भी जानवर का बच्चा स्कूल नहीं जाता है, केवल इंसान का बच्चा स्कूल जा रहा है। अच्छा, हम भी पेरेंटिंग पर बात कर रहे हैं ना, तो हमको पेरेंटिंग पर बात करने की क्या जरूरत है भाई? भाई आदमी को अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए पेरेंटिंग की जरूरत, क्या हमें यह बात क्यों करनी पड़ी? क्या आज से पहले जो पेरेंटिंग पर बात नहीं करते थे, क्या आज से पहले आदमी जिंदा नहीं रहा? क्या अभी से पहले उसका जीवन यापन नहीं हुआ? और वो जीवन यापन अच्छा था या बुरा था, यह आपको तय करना है। क्योंकि आपके दिमाग में टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और कंपनियों के एजेंटों के माध्यम से गलत दिमाग में विचारधाराएं डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार टूट रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं। कैसे जा रहे हैं गलत विचार? मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताता हूं। आप बताइए, एक बार थोड़ा सा इकट्ठा ही बोल सकते हैं, जो भी मन में आए। अगर हम कहें कि हमारी जीवन शैली आज से 50 साल पहले बढ़िया थी कि आज बढ़िया है? कुछ लोग आज वाली को भी बोलेंगे, नए वाले बच्चे बोलेंगे क्या हमारे पास क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। अभी देखो हर घर में गाड़ी है, हर घर के अंदर कार है, मोटरसाइकिल है, सबके घर पक्के हो गए हैं, सबके यहाँ सड़कें बन गई हैं, मशीनें हैं खेतों में काम करने के, सुबह से लेकर रात तक पहले तो खेतों में ही लगे रहते थे, अभी पहले क्या था, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो मैं दोनों पहलुओं की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो पहले का, वो कह रहे हैं आज का। अभी हम यानी आज सुविधाएं बढ़िया मिल रही हैं, है ना? देखो अभी ताऊ ने बोला कि आज का बढ़िया है, पहले तो कुछ था नहीं, ठीक है। अभी हम यही बुजुर्ग जब आपस में बुजुर्गों में बात करते हैं तो ये कहते हैं समाज का नाश हो लिया, यही कहता है। मैंने इन्हीं के मुंह से सुना, वो ये भी कहते हैं आज बढ़िया है और फिर कहते हैं नाश हो लिया। अभी देखना किस किस चीज का नाश हो लिया। देखो आपको ये समझना पड़ेगा विकास किसको कहते हैं। एक मिनट, मैं अभी आपके वाली बात ही कहूंगा, मैं तो आपकी वाली बात ही कहूंगा। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मानव विकास किसको कहेंगे, आदमी का विकास हुआ कि नहीं हुआ या उसका सत्यानाश हुआ, पहले यह आपको तय करना पड़ेगा। देखो यदि वो सुरक्षित महसूस ज्यादा कर रहा है तो विकास हुआ है। यदि उसके गांव में, उसके परिवार में, उसके समाज में नशा कम आया है तो विकास हुआ है, नशा ज्यादा आया है तो विनाश हुआ है। यदि बीमारियां कम हुई हैं तो विकास हुआ है, यदि बीमारियां ज्यादा हुई हैं तो विनाश हुआ है। यदि परिवार बड़े हैं और समृद्ध हुए हैं और खुशहाल हुए हैं तो विकास हुआ है। यदि परिवार टूटे हैं, छोटे हुए हैं और अकेले पड़ गया है आदमी तो विनाश हुआ है। यदि अपराध कम हुआ है तो विकास हुआ है, यदि अपराध बढ़ा है तो विनाश हुआ है। यदि सेहत आपकी अच्छी हुई है पहले से तो विकास हुआ है, यदि सेहत खराब हुई है तो विनाश हुआ है। अब बताओ विकास हुआ है कि विनाश हुआ है? भाई यही होंगे विकास के पैमाने। ये सड़क विकास का पैमाना नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी विकास का पैमाना नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने वो लोग देखे हैं जिनकी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ रुपया है लेकिन कमर के मनके हिले हुए हैं और गर्दन अकड़ी हुई है, वो 5 करोड़ की गाड़ी का भी मजा नहीं ले सकते। और जिस टाइम हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी,
जिस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, तो पूरे गांव के अंदर सारे बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे खूब हंसते थे, आपस में बात करते। कोई किसी को कुछ ताने मार रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, बल्कि चादर डाल के पीटते भी थे, फिर भी कभी दुश्मनी नहीं हुई। क्यों करते थे ना, मेरे टाइम में भी हम करते थे, छोटे होते किसी पे भी मतलब चादर डाली और धड़ाधड़ सारों ने पीटना चालू कर दिया, लेकिन दुश्मनी नहीं बनी। वो आज भी दोस्त हैं। और आज के टाइम पे आप फेसबुक पे एक गलत कमेंट कर दो उसकी पार्टी के बारे में, महाभारत हो जाती है। मतलब वो इतना अंदर से इतना खोखला और थोथा हो गया है आदमी कि वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि सही है कि गलत है। आज पहले की बात बता रहा हूं, आपको रात कहीं हो गई, पूरे भारत में जहां रात हो जाए, वहीं जिस घर का दरवाजा खटखटा लो, हर घर के दरवाजे, दिलों के दरवाजे खुले रहते। आइए, खाने का टाइम है तो खाना पूछेंगे, बल्कि बिना पूछे आपको खाना देंगे, और बैठिए, यहां सोने की व्यवस्था है, सोइए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह हो जाएगी तो आराम से जाइए। यही है ना? आपका बच्चा और आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक बिल्कुल निश्चिंत हो कि नहीं? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आज लड़की को छोड़ो, आप लड़के को भी नहीं भेज सकते पड़ोसी के घर, नहीं, इतना डर लगा रहता है। एक मिनट, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि आज समाज में नशा बढ़ा है कि कम हुआ है? अच्छा, कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ा रिसर्च करना, क्योंकि मैं इस काम के पर लगा रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि इस काम को करता कौन है। भाई, इस काम को करता कौन है? जिस गांव में पहले पुलिस चौकी आएगी, फिर नशा आता है। आई बात समझ में? नशा पहले नहीं आता, पहले पुलिस चौकी आती है कि नशा करने वाले और नशा बेचने वालों की रक्षा करनी है गांव वालों से, तो पुलिस चौकी पहले लग जाती है। जहां अपराध आना होता है वहां पहले पुलिस आती है। पुलिस को पहले पता है कहां चोरी होनी है, कहां डाके डलने हैं, कहां अब नशा होना है, पहले से पूरा सिस्टम चलता है। और अगर आपको डाउट हो तो चेक कर लो, देख लो कि अपराध पुलिस के चौकी के आने से पहले ज्यादा थे कि बाद में ज्यादा हुए। पुलिस चौकी आने के बाद में अपराध बढ़े हैं वहां पर। अब आपकी जात का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बने तो आपकी जात बर्बाद होगी। मतलब समझ रहे हो आप? ये हमको जाति पाति सिखाई गई दूसरे एंगल से। जब जंगल काटने थे इनको हसदेव के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था। मतलब बेसिकली क्योंकि आपके यहां इस गांव में अगर पूरा गांव पंचायती व्यवस्था में रह रहा है, अगर पूरा गांव अपने बच्चों को अपने तरीके से समाज की जरूरत के हिसाब से तैयार कर रहा है, तो गांव किसी बाहरी आदमी को एंटर नहीं करने देगा। तो वो क्या करेंगे? आप ही के गांव के किसी बच्चे को डीसी, तहसीलदार, मास्टर, या फिर ये एनजीओ, या फिर कोई आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, या फिर कोई एजेंट या कोई दुकानदार बनाकर आपके बीच में स्थापित करेंगे। उसको सम्मानित करने आएगा कोई ना कोई आदमी, और फिर वो चौड़ा होकर के फिर पूरे गांव को बताएगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कच्चे में रहते हो, पक्के मकान बनाओ। पक्के मकान बनाने के बाद तो फिर बिजली की भी जरूरत पड़ रही है, एसी की भी जरूरत पड़ रही है, आपको सब चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। राजस्थान में रात को सोने के लिए बिजली की जरूरत कब से पड़ने लगी भाई? मतलब राजस्थान के अंदर तो नींद का इतना गजब का तरीका है, शाम होते ही नींद के लिए माहौल तैयार होना शुरू हो जाता है सोने के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया कि आपके घर में जितनी सुविधाएं होंगी उससे आप उतने अमीर दिखोगे। आपको दिखना कैसा है यह बताया। मैं जिस बिंदु की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं वो बिंदु यह है कि आप अपना बच्चे की जो परवरिश कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह बात पे चर्चा आज से 30 साल पहले करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए किसी आदमी ने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि एक ही परिवार में 15-15, 20-20, 25-25 लोग रहते थे।
उनमें से झूठ बोलने वाले भी थे, सच बोलने वाले भी थे, प्यार करने वाले भी थे, लड़ाई करने वाले भी थे, पक्षपात करने वाले भी थे, सबकी बराबर सोचने वाले भी थे। क्यों जी, सभी टाइप के थे ना। उस सभी टाइप के बंदों में से किसकी इज्जत कितनी हो रही है, ये बच्चा बचपन से देखता आ रहा था। तो वो तय कर लेता था कि मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, मुझे ऐसा बनना है। नहीं समझे? उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि जिंदगी को कैसे जीना है। वो अपने परिवार में चल रहे वाद विवाद प्रतिवाद उन सब चीजों से और उनके माहौल से ये पता लगा लेता था कि मेरे को बड़ा होकर जीवन कैसे जीना है। फिर उसी बच्चे को अपने माँ बाप की उम्र के भी कई लोग मिल रहे हैं, उसके दादा के पास भी बैठने के लिए लोग आते हैं, चर्चा करते हैं समाज के बारे में, वो चर्चा भी हो रही है। तो उसको अपने समाज का ज्ञान रेगुलरली मिल रहा है बिना कोई बताए, है कि नहीं? और जब परिवार संयुक्त परिवार से कट के एकल परिवार बन जाए, जब वो अकेला बच्चा रह जाए पूरे परिवार में और माँ बाप बस दो हों, शहर में हो या गांव में हो, कहीं पर भी हो, अब उसके पास समाज का ज्ञान जीरो है। उसे नहीं पता समाज में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, उसके अंदर उसको कैसा बनना है, उसको कैसा नहीं बनना है, समाज को कैसे बच्चों की जरूरत है। फिर वो ये देखना शुरू कर देता है गूगल के ऊपर कि कंपनियों को कैसे गुलामों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। फिर बच्चा नहीं रह जाता है। स्कूल में 25 साल ऐसे करके जब कोई बच्चा, मतलब पूरी आंखें बंद करके कोई बच्चा अपना जीवन में याद करता रहे, मुझे नहीं लगता उसमें इंसान वाला कोई गुण रह जाएगा। वो तो बिल्कुल गुलाम का जीवन हो जाएगा, क्योंकि स्कूल समाज की जरूरत के हिसाब से बच्चे को तैयार नहीं कर रहा। स्कूल बाजार की जरूरत के हिसाब से आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेंड कर रहा है। क्यों जी? गुलामी। देखो, आपका बच्चा जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, सरकार की बात को उतना जल्दी मानेगा। अभी सरकार का वो आया था, एक बीमारी लेके आई थे, ये कौन सी बीमारी थी? अच्छा, असली थी कि सच्ची थी कि खराब, मतलब गलत थी, नकली थी, फर्जी थी? आप कह रहे हो फर्जी थी वो बीमारी, ठीक है। अब ये बात को फर्जी कौन कह रहा था? गांव का अनपढ़ आदमी, गांव का सामाजिक आदमी, गांव के अंदर बैठा वो आदमी जो कंपनियों का गुलाम नहीं है, वो आदमी कह रहा था कि ये फर्जीवाड़ा है। और जो पढ़ा लिखा बच्चा अपने आप को बोलता है, जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री थी, वो कह रहा था नहीं, तुम लोग को मास्क लगाना चाहिए। मैं आज भी अभी बगरू में आ रहा था तो स्कूल में पढ़ने वाला एक 11वीं 12वीं का बच्चा रहा होगा, वो मास्क लगा के जा रहा था। राजस्थान में भी मास्क, यार हद है। इतनी शुद्ध हवा वाली जगह पर भी अगर कोई मास्क लगा रहा है, इससे बेवकूफाना हरकत कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? अब मैं वही तो कह रहा हूं, मतलब ये काम कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा बोलने वाला आदमी, अपने आप को पढ़ा लिखा बोलने वाला आदमी। सरकार की बात को चुपचाप मानने का काम कौन कर रहा है? जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोल रहा है। लेकिन सही बात पर अड़ने का काम कौन कर रहा है? जो इस किताबी जाल में नहीं फंसा। अभी सरकार ने 3 खेती के 3 गलत कानून पास कर दिए। वो पास करने के बाद उसका विरोध करने के लिए जो बॉर्डर पर बैठा था लाखों आदमी, वो सारा वो आदमी था जिसके सिर पर पगड़ी थी, जिसके धोती थी, जो 45 पार का आदमी था, जो ज्यादा स्कूलों के चक्कर में नहीं पड़ा था। यानी अपनी बात को रखने के लिए अड़ने का मादा उसी व्यक्ति में है जो समाज द्वारा तैयार किया गया है। जो इन स्कूलों वाली फैक्ट्री में तैयार हुआ बच्चा है, वो उसके अंदर लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। नहीं? फिर आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इसको आप जरा देखो। वो पीछे एक पापा बैठे हैं, वो उनका बच्चा उनकी गोदी में बैठा है और वो फोन पे लगातार उनको देख रहे हैं। तो उनका बेटा क्या सीख रहा है कि फोन देखना, फोन पे बात करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अपना उसका पापा गलत काम थोड़ी, उसका पापा तो हीरो है ना। उसका देखो, हर एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप, उसके परिवार के आदमी हीरो होता है, ठीक है। वो फोन देख रहा है। अच्छा, फोन का कितना खतरनाक इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ता है, इस बात का आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए।
मैं नहीं कहता हूं कि आपको इसके लिए कोई फालतू साइंस या किसी की रिसर्च का सामने लेके आना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। कोई यहां पे ऐसा बच्चा है जो जिम जाता है, थोड़ा बहुत जाता हो या थोड़ा एक्सरसाइज करता हो, कोई है भाई? है? आओ। ओ, मैं जिम जाने वाले बंदे को ऐसा इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि जिम जाने वाला बंदे की बाजुओं में थोड़ा सा दम रहता है, और अगर दम रहने वाले बंदे के साथ में ऐसा है तो बाकी लोगों के साथ कैसा होगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। फोन देना। नमस्ते। अब ये भाई का फोन है, मैं इस फोन को यहां रख देता हूं। मैं इस भाई को मेरी तरफ मुंह करने को बोलूंगा और अपना हाथ आगे ऐसे करने को बोल रहा हूं। हाथ आगे ऐसे करो। ये आपने प्रैक्टिकल अपने घर में करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल नहीं मान लेना है कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैं इस हाथ को नीचे दबाऊंगा, आपने दबने नहीं देना, और यह देखना है कि आपका जोर कहां लग रहा है, कंधे में, कोहनी में या कहां, ठीक है? और कितना लग रहा है। दबने नहीं देना आपने, पूरा जोर लगाओ, जितना जोर लगा सकते हो। अब ये भाई इतना जोर लगा रहा है कि मेरे से इसका हाथ दबाया नहीं जा रहा, बल्कि मैं पूरा हाथ इसका दबाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बंदा जिम में जाता है। अब मुझे इसको खोखला करना है, मुझे इसको थोथा करना है, तो मैं ये मोबाइल जैसा हथियार इसकी जेब में डाल देता हूं। सिर्फ इसकी जेब में डाल रहा हूं, कहीं भी डाल लो जेब में। ये मोबाइल इसके शरीर के साथ टच होने के बाद, अब फिर से वैसे ही करो, फिर से वैसे ही। अब इनके शरीर की ऊर्जा कम हुई या ज्यादा हुई, उतना ही जोर लगा पाए या कम लगा पाए, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूं कम हो लगेगा ज्यादा, उतना ही लगा पा रहे हो? कम हो गया। ओह सॉरी। कम हुआ? अच्छा, मतलब इनसे लगेगा ही नहीं जोर। मैं 2 उंगलियों से ट्राई करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा पहलवान नहीं हूं ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। मेरा जोर लग रहा था हालांकि, लेकिन इनका नहीं लग रहा। ये अंदर से अपने आप को खोखला फील कर रहे हैं। मेरे को दे दो। कहीं आपको यह लगे कि पहली बार में सारा जोर लगा दिया था। फिर से करो। फोन इनके पास से मेरे पास आ गया है, अब ये फिर से जोर लगा पाएंगे। क्यों? सही बात है, बिल्कुल। मतलब ये फोन अगर आपकी बॉडी को टच कर रखा है ना, अगर, तो ये आपको खोखला कर रहा है। और अगर आपने इस पॉकेट में डाला हुआ है तो आपका स्पर्म काउंट, जो प्रजनन तंत्र है, ये खत्म हो रहा है, 0। मतलब इसका ये हाल है। जाइए। अच्छा, कुछ लोग यहां छाती में डाल के रखते हैं, कुछ लोग इस पॉकेट में डाल के रखते हैं, और यही कारण है कि राजस्थान में जहां दूध दही का खाना है, जहां पर हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में तो बीमारी नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए थी। पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में, हरियाणा में तो बीमारी नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए थी। यहां तो हम लोग मतलब गाय, बकरी, कोई कमी थोड़ी है, मतलब, और खेत और मोटा अनाज खाते हैं। यहां पर भी IVF सेंटर खुलने वाले हैं आपके बगरू में भी। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण आपके दुकान में मिलने वाला पैकेट वाला खाना और आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल। ये है। अब आप सोचो, आप ये प्रैक्टिकल अपने बच्चे को करके दिखा दो घर पे, कुछ मत करो, और आपको अपने जीवन में आपके लिए फायदेमंद क्या चीज है, अगर उसकी टेस्टिंग करनी है तो एक हाथ में वो चीज लेकर के ये प्रैक्टिकल करके देख लो। नहीं समझे? मतलब तुलसी का पत्ता हाथ में लेके देखो, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। हाथ में चाय पत्ती लेके देखो, आपकी ऊर्जा ऐसे ही खोखली हो जाएगी, थोथी हो जाएगी। घड़े का पानी, लोटे का पानी की 2 घूंट भर के देखो, आपकी ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही रहेगी। प्लास्टिक की बोतल में पानी का 1 घूंट भर के देखो, उसी टाइम खोखले हो जाओगे, 1 घूंट से ही एकदम थोथा। मतलब आपके शरीर के लिए क्या सही है, आपके दिमाग के लिए क्या सही है, ये आप अपने घर पे टेस्टिंग कर सकते हो। समझ गए ना? इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यही देखना है कि अब जोर कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, यहां से ही खत्म हो जाए। मतलब आदमी का शरीर जोर ही लगाना बंद कर देगा।
यानी कि अगर आप सोचो कि एक घूंट से या एक मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए फोन जेब में गया और आप खोखले हो गए, तो पूरा दिन रात फोन आपकी जेब में रहता हो या आपके तकिए के पास रहता हो या आपके बेड के पास रहता हो, तो क्या हाल होता होगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल खास तौर पर दिमाग में रखिए, 18 साल का होने से पहले बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देना है, चाहे सत्यानाश हो जाए, फेल हो जाए, सारा सिलेबस आता हो जाए। मैंने तो नहीं दिया, मेरा बच्चा 18 साल का है, आज भी उसके पास वो कीपैड वाला फोन है, उसको भी तब उठाता है जब वो घर से बाहर जाता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है, जरूरत ही नहीं है। बाहर भी जाता हुआ कई बार भूल जाता है। अब तो उसको, पहले तो उसको समझाया था कि नहीं लेना चाहिए, अब वो बड़ा हो गया तो उसके क्लास के सारे बच्चे सबके पास वो फ़ोन था, तो मैंने सोचा कि कहीं इसको ना लगे, तो मैंने कहा फ़ोन तेरे को चाहिए क्या, वो दूसरे वाला टच। बोला नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। मैंने गेम खेला उसके साथ में, एक छोटा सा। क्या खेला, मैंने उसको एक एक्सरसाइज दी कि कुछ मत कर, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को गौर से देख, तेरे पास तो फ़ोन है नहीं, तो तूने तो सबको देखना है, तो देख कैसे कैसे लोग हैं। अब मैं भी फ़ोन यूज़ बहुत कम ही करता हूँ। दुनिया में कैसे लोग हैं, बच्चे सड़क पर चल रहे हैं ऐसे करते करते, ठीक है। अच्छा, एयरपोर्ट पे जाके देखो, जहाँ पर वो चार्जिंग वाला प्लग लगा हुआ है, वहाँ पे वो चार्जर लगा के ऐसे खड़े हैं जैसे घर में आप डंगर बांध देते हैं ना, भैंस गाय बांध देते हैं खूंटे के, वो ऐसे लगते हैं। पूरे एयरपोर्ट के ऊपर फ़ोन पे ऐसे लगे रहते हैं वो। और उस फ़ोन में क्या आ रहा है, उस फ़ोन में कमाल की बात यह है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके काम की हो, एक भी। और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि देखो, आपको एक पहलू तो बता दिया, लेकिन उसका दूसरा पहलू बताने वाला कोई भी नहीं है। आपको ये तो बता दिया कि अभी जो है ना, आपकी जेब में पैसा ना हो ना, तो भी आप पेमेंट कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट, खुले पैसे रखने की ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क अगर चला जाएगा या इंटरनेट नहीं होगा तो भी यही। और अगर आपको यही पेमेंट करनी है तो आपको लगातार रिचार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, फ़ोन की खासियत एक और देखो, कमाल की बात, आप लोगों के पास, सबके पास फ़ोन है। फ़ोन आप ले लो 2 लाख रुपए का, फ़ोन ले लो 20,000 रुपए का, फ़ोन ले लो 50,000 रुपए का, जितने का भी फ़ोन होगा, आप देखोगे 2 साल से ज़्यादा आपका फ़ोन नहीं चलता। क्यों जी? 2 साल से ज्यादा नहीं चलता। और 2 साल में अगर आप लगाते हो कि मान लो आपने 30-40 हजार का नॉर्मल फोन होता है, तो लगभग 2,000 रुपया महीना रेंट पे आपका फोन पड़ता है, नहीं? और उसका यूज क्या है? उसका यूज है आपकी बॉडी को डिस्चार्ज करना, आपकी आंखों को ड्राई करना, आपकी सेहत को खराब करना, समाज से आपकी नजरें नीचे झुका देना, गुलाम की प्रवृत्ति में ला देना। सारी अश्लीलता फोन पर परोसी जा रही है, सारी हिंसा फोन पर परोसी जा रही है, सारी सट्टेबाजी फोन पर परोसी जा रही है, सारा दिमाग खरने वाला प्रोसेस। आसपास की समस्याओं से अगर आपको भागना है तो फोन पे लग जाओ। नहीं समझे? यानी कि असलियत में सारा फायदा उनका है जिन्होंने फोन को चालू किया। असल में हम कोई चीज बनाते हैं तो अपने फायदे की बनाएंगे, उन्होंने बनाया तो अपने फायदे का बना। आपके फायदा उनको क्या पड़ी है भाई? आपको कैंसर हो जाए तो ना करते वो फायदा आपका करके। वो कहेंगे कैंसर हो जाए तो अपनी आप इलाज कराओ, नहीं इलाज है तो मरो। बुखार हो जाए अपना इलाज कराओ, बच्चा पैदा करना है प्राइवेट में कराना, सरकारी में कराओ, टांग टूट जाए अपना कराओ, और कोई बीमारी हो जाए कराओ, लेकिन बस कोरोना से नहीं मरने देंगे। ये कैसे है भाई कि एक बीमारी से तो टेंशन है, और उस बीमारी से जिसमें WHO ये कह रहा है कि मरने का कोई चांस नहीं है, उसमें सरकार कहेगा नहीं, मरने नहीं देंगे। ठीक, आपका बच्चा बीमार हो जाए तो सरकार को टेंशन है क्या? है नहीं है? आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आपको ही खर्चा करना पड़ता है, आपको टेंशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार नहीं है तो सरकार को टेंशन है कि बीमार नहीं होना चाहिए, फिर टीका लगाएगा। बीमार नहीं है तो टेंशन है, बीमार होने के बाद उनको कोई टेंशन नहीं है।
अब आपको अगर ये चीजें समझ में आएगी अपने बच्चे के प्रति कि मेरे बच्चे के लिए मोबाइल भी कितना खतरनाक, मेरे बच्चे के लिए बचपन से लगने वाले वो टीके कितने लाभदायक कितने हानिकारक, ये तो आपको सोचना है। ये जो बुजुर्ग जो अभी तक अस्पताल में नहीं जाते हैं उसका कारण क्या है कि ये डॉक्टरों से बचे रहे इसीलिए बीमार नहीं होते। अगर ये डॉक्टरों के पास जा रहे होते तो बीमार हो रहे होते। इनके जो नए बच्चे हैं ना जिनको लगातार सारे के सारे टीके लगे हैं, वो उनको डॉक्टरों के दर्शन करने ही पड़ते हैं 2-3 महीने में एक बार, वो नहीं हट सकते। यही हो रहा है ना जी आपके आसपास। वही बच्चे अस्पतालों में जाते हैं जिनके बच्चे सारे के सारे इंजेक्शंस लगे हुए हैं, और वो बुजुर्ग आज भी अपने घरों में स्वस्थ बैठे हैं 100-100 साल 80-80 साल 90-90 साल के, जो दवाई नहीं खाते हैं, जो मेडिसिन जो इन डॉक्टरों से बचे हुए हैं, जो अपना देसी इलाज कर लेते हैं, जो अपना खान पान ठीक रखते हैं। अब ये बात परवरिश का हिस्सा है कि नहीं है, पहले ये बताओ कि आपको अपने बच्चे को कैसा माहौल देना है। सबसे पहली बात तो ये देखो आपने माहौल दिया भी है कि नहीं दिया है। तो आप देखोगे कि आपके बच्चे के आसपास गुलामों की एक बड़ी फौज है, और आपके बच्चे को अगर गुलाम ना बनाया जाए तो क्या बनाया जाए, इसका जवाब देने के लिए हमारे पास जवाब नहीं है। जैसे मैंने अपने बच्चे के पूरा ध्यान रखा कि वो स्कूल में ना पढ़ पाए। मैं उसको कहता हूं स्कूल में मैडम के चक्कर में मत पढ़ियो, वो जो पढ़ा रही है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना, जो तुझे अच्छा लगे पढ़ना वो पढ़ना, फालतू नहीं। इवन वो सिलेबस में ना भी हो तो पढ़ लेना, अगर सिलेबस में है और अच्छा नहीं लग रहा है तो ना पढ़, क्या जरूरत है। तो मुझे एक पेरेंट ने पूछ लिया, एक पेरेंटिंग, फिर तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। अरे बच्चे पढ़ने के लिए पैदा कहां हुए हैं भाई। मुश्किल से 15% बच्चा है जो पढ़ने के लिए बना है, यह फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। तो बाकी का 85% क्या करने के लिए बना है। जो पढ़ने वाले बच्चे ने जो पढ़ा है और जो लिखा है और जो रिसर्च करी है, उसको अपने जीवन में समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर प्रैक्टिकल काम करने के लिए बाकी 85% बना है। यानी कि आप किसी फैक्ट्री में जाओगे, मैनेजर कितना होता है, एक, वो सिर्फ दिमाग का काम करता है, वो हाथ नहीं लगाता किसी मशीन को किसी भी चीज को, वो सिर्फ मैनेज करता है। तो बाकी के सारे काम कौन कर रहे हैं, 85%। यानी आप किसी फैक्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं चले जाओ, पूरी सृष्टि में कहीं चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, 15% लोग जो हैं वो दिमाग का काम करते हैं और 85% लोग उस दिमाग के काम करने वाले को प्रैक्टिकल करते हैं। यही होता है ना कि नहीं होता, बताओ आप जिस भी कंपनी फैक्ट्री जहां भी काम करते हो, यही इंसान के साथ समाज में है। और हम सबको ही दिमाग का काम करवाने पे लगे हुए हैं और हम उसको शरीर से दूर कर रहे हैं। इसलिए हमारा बच्चा उस काम को बेहतर मानता है जिसमें शरीर का इस्तेमाल नहीं होता। और उसका असर क्या हुआ, उसका असर यह हुआ कि 35-35 साल के बच्चों को सर्वाइकल है, 35-35 साल के बच्चों के घुटने खत्म हो गए हैं, बॉडी खत्म हो गई है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, डिस्क की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमने छोटे बच्चों से रेत छीन लिया, हमने छोटे बच्चों से ग्राउंड छीन लिया और उनको सड़क दे दी। अगर आपको नहीं पता हो तो पता होना चाहिए कि यदि आप नंगे पैर कच्चे रेत पर चलते हैं, हाँ, मैं वही बता रहा हूं, जो कच्ची जमीन पर चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है, खेत में काम कर रहा है, उस आदमी को शरीर की एक भी बीमारी नहीं होएगी। मैं वही कह रहा, मैं भी बाप के वाली बात ही बता रहा हूं, दूसरे एंगल से बता रहा हूं। मैं आप ही की बड़ाई कर रहा हूं ताऊ, आप ही के बारे में बता रहा हूं कि आप लोग वो उस कैटेगरी के लोग हो जो अभी बीमार नहीं पड़े क्योंकि इन्होंने नंगे पैर रहे। जो आदमी जूते पहन रहा है, जो आदमी पक्की सड़क पर चल रहा है, जो जॉगिंग पक्के में कर रहा है, जो रनिंग पक्के में कर रहा है, उसी के घुटने खत्म हो रहे हैं। यानी कि सड़क असल में आपको बीमार करने के लिए है, आपके फायदे के लिए नहीं है। सड़क का एक भी इस्तेमाल नहीं है आपके लिए, आम जनता के लिए।
कल हम गांव में बैठे हुए थे, कल हम एक ट्रेनिंग में बैठे थे, उस ट्रेनिंग में सवाल आ गया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप विकास नहीं मानते हो। अरे भाई मुझे आप सड़क का इस्तेमाल बताओ क्या है, सड़क का इस्तेमाल आज के टाइम पे क्या हो रहा है। ये जितने लोग जा रहे हैं ना, जितने भी लोग जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक, अगर आप में इतना टाइम हो और इतना पेशेंस हो, एक बार एक नाका लगा के बैठ जाओ। जो आदमी वहां से वहां जा रहा है उससे पूछो भाई क्या करने जा रहे हो, लिख लो बस, खाली क्या करने जा रहे हो लिख लो। मैं आपको एक बात बताऊंगा, 100 के 100% लोग आपको यह कहेंगे कि वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है, जिसका इस देश की अर्थव्यवस्था में और उसके परिवार और समाज में कोई योगदान नहीं है। नहीं हो तो बताओ, मतलब बेफजूल, टोटल फिजूल। और कहीं पर भी सोचिए आप, देश की विकास होगा जीडीपी से, उनका आंकड़ा जीडीपी का है, और जीडीपी बनती है उत्पादन से। उत्पादन कहां हो सकता है? उत्पादन होने की एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज, जमीन। किसान है जो एक बीज डालता है, 2000 बीज, 5000 बीज, 500 बीज उसमें से निकाल लेता है, दाने निकालता है। एक बीज से कई दाने सिर्फ किसान निकाल सकता है। घर में उसके पास 4 भैंस हैं, 2 गायें हैं, वो ब्याई, अगले साल उसके पास 4 डंगर और हो गए, 6 डंगर और हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वो कर रहा है, आदमी बढ़ रहा है। फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता है, फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता है। फैक्ट्री में किसी उत्पादन करी हुई वस्तु को जोर लगाकर किसी और चीज में बदला जाता है। साइकिल की फैक्ट्री, मोटरसाइकिल की फैक्ट्री, कार की फैक्ट्री में कभी भी उत्पादन नहीं होता कार का। वो लोहे का उत्पादन वहां खान में ही होता है, उस लोहे को मोल्ड करके कोई और शेप देते हैं बस, खाली। समझ रहे हैं ना? बिस्किट में, बिस्किट की फैक्ट्री हो, तेल की फैक्ट्री हो, किसी में भी उत्पादन नहीं होता। उत्पादन केवल जमीन में होता है। इसीलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपकी जमीन चाहिए, और इसीलिए वो आपको यह कह रहे हैं कि जमीन में कुछ नहीं रखा, और इसलिए वो आपको कह रहे हैं, आपके बच्चों को, कि तुमने गांव में नहीं रहना, तुम शहर में जाना, 15,000 की नौकरी कर लेना, लेकिन अपनी जमीन के साथ मत जुड़ना, क्योंकि तुम अगर जमीन के साथ जुड़ गए तो जमीन की लड़ाई लड़ने लड़ जाओगे। इसीलिए आपके मां बाप के दिमाग में ये डाला कि नौकरी अच्छी है, जबकि हमारे बुजुर्ग तो ये कहते थे नौकरी तो सबसे नीच काम है, खेती सबसे उत्तम है, क्योंकि खेती ही एक ऐसी चीज है जो चीजें पैदा करती है। अब यदि आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, यदि मैं आपको एक आइडिया दूं कि आपके गांव में जितने बच्चे पैदा हुए, उन सभी बच्चों को अगर पढ़ाई करने के लिए, जैसी पढ़ाई वो दिल्ली के टॉप स्कूल में कर सकते हैं, मुंबई के टॉप स्कूल में कर सकते हैं, वैसी ही पढ़ाई करने के लिए अगर आपको गांव के गांव में सुविधा मिल जाए, तो क्या आपको इन सड़कों की जरूरत मिलेगी? सबसे पहली बात, शिक्षा उनको गांव में मिल जाए। दूसरी बात, उस शिक्षा से जो रोजगार पैदा होगा वो भी गांव के गांव में या आसपास के 5-7 किलोमीटर में मिल जाए, तो क्या आपको इन बड़ी भारी सड़कों की जरूरत पड़ेगी? कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरे नंबर पर, यदि आपके गांव में जिस भी परिवार को जिस भी चीज की जरूरत है वो गांव में मिल जाए, तो क्या आपको जरूरत है किसी चीज की, सड़कों की, कार की, मोटरसाइकिल की? यह जरूरत आपको है नहीं, पैदा की गई है, पैदा की गई है जरूरत, आपको महसूस कराया गया है। कैसे? सोचो आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है कि जो आप कर रहे हो उसका फायदा आपके समाज के किसी व्यक्ति को है या किसी कंपनी को है। यदि उसका फायदा किसी कंपनी को है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? यदि आपके किसी कार्य का लाभ किसी कंपनी को हो रहा है तो समझो आपको उसकी जरूरत नहीं है। यदि उस काम का फायदा आपके पड़ोसी को हो रहा है या गांव के किसी व्यक्ति को हो रहा है तो आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि उससे आपका गांव समृद्ध बनेगा। सोचो जरा, आप सारे लोग जितने बैठे हो, मैं इसको एक पूरा गांव मान लेता हूं। ये पूरा गांव यदि
अपनी कमाई का हिस्सा अपने ही गांव के लोगों को देगा और सारे जने अपने ही गांव के लोगों को देंगे, वो तब ज्यादा समृद्ध बनेंगे, या ये सारे के सारे अपनी कमाई का हिस्सा किसी कंपनी को देंगे तब ज्यादा समृद्ध बनेंगे? बताओ। अपने ही गांव में दोगे तो समृद्ध बनेंगे। लोहार आपके गांव में, सुनार आपके गांव में, कुम्हार आपके गांव में, मीठा आपके गांव में बने, गुड़ आपके गांव में बने, शक्कर आपके गांव में, शरबत आपके गांव में, चप्पल आपके गांव में, झाड़ू आपके गांव में, कपड़े आपके गांव में, और जो जरूरत का सामान है यार, जूते, वो वहां जो बना रहे हैं वो भी तो आदमी बना रहा है यार। वो आदमी यहां क्यों नहीं बना सकता है? नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? आपका बेटा जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है और जो काम करके उस कंपनी की तरक्की करवा रहा है, उस कंपनी वाले काम को वो अपने गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्या? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सिर्फ आपको यह देखना है कि वो पैसा कंपनी को नहीं जाना चाहिए बल्कि गांव को मिलना चाहिए, गांव के किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसी दिन आपकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएगी। वरना आप लोग क्या करोगे, सुबह से लेकर रात तक जितना पैसा खर्च कर रहे हो सब कंपनियों के लिए खर्च कर रहे हो। उठते ही आप टॉयलेट जाते हो, खेत में जाओगे तो कंपनी को नहीं मिलेगा, खेत को मिलेगा खाद। यह बुजुर्गों का रूल है, पेट का खेत में, खेत का पेट में। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके घर में टॉयलेट और बाथरूम बनवा दिए। ठीक है, आपको क्या लगता है ये आपकी सुविधा के लिए है? जो आपके सुविधा के लिए आप सरकार से डिमांड करते हो वो तो आपको नहीं देती है सरकार, और जिस चीज की आप डिमांड नहीं करते उसकी डिमांड आपके यहां पैदा करती है। क्योंकि भैया जो आपके टॉयलेट में जो शीट लगती है वो गांव में बनती है कि कंपनी बनाती है? उसके बाद जो उसमें यूज करते हो केमिकल, चाहे शैम्पू हो, चाहे साबुन हो, चाहे बिजली की फिटिंग हो, चाहे टाइल लगाना हो, चाहे पर फर्श लगाना हो, वो आपके गांव में बनता है कि कंपनी को बनता है? उसके धोने का जो आइटम है, हैंड वॉश है, हेयर वॉश है, वो सब का सब कंपनियों को लाभ है? अगर गांव का नाई बाल काटता हो और साल का ठेका दे रखा हो तो भैया हम जाके 15 दिन में कटवाई आएंगे, हमको काहे को शैम्पू की जरूरत है भाई? हैं? अब ये भाई साहब बैठे हुए, इनको शैम्पू की क्या जरूरत है बताओ? इनके लिए तो वेस्टेज है शैम्पू, है? अच्छा, कपड़े की कमाल की बात है, अगर हम अपना कॉटन इस्तेमाल करते हैं, अपना खुद की देसी कपास का, प्लास्टिक को जरूरत है उनके डिटर्जेंट की, वो आपको प्लास्टिक देंगे, ताऊ जब प्लास्टिक देंगे तो प्लास्टिक को साफ करने के लिए डिटर्जेंट चाहिएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर कॉटन पहनेंगे तो कॉटन को साफ करने के लिए डिटर्जेंट नहीं चाहिए, फिर निरोल वाला साबुन भी चलेगा, और वो केमिकल नहीं होता, इतना खतरनाक केमिकल नहीं होता कि वो फसलों को खराब करे, पानी को खराब करे। छोटी से लेके बड़ी तक ज्वाइंट फैमिली है तो कंपनियों को नुकसान है। एक ही फैमिली की 4 परिवार, एक बगरू में रहता हो, एक जयपुर में रहता हो, एक अजमेर रहता हो, तो चारों को 4 मकान बनाने पड़ेंगे, 4 गाड़ियां लेनी पड़ेंगी, 4 बाइक लेनी पड़ेंगी, 4 बाथरूम बनाने पड़ेंगे, 4 रसोई बनानी पड़ेंगी, 4 सेट बनाने पड़ेंगे, 4 सिलेंडर लेने पड़ेंगे, 4 चूल्हे लेने पड़ेंगे, 4 जगह खर्चे करने पड़ेंगे, एक ही चीज के 4 खर्चे हो जाएंगे, चाहे बेड। क्यों? तो परिवार के टूटने में बाजार का फायदा है। समझ रहे हैं बात आपको? यानी आप अगर पढ़ने के लिए शहर जाते हो, वहां पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो बाजार का फायदा है। यदि आप सुबह मोटरसाइकिल उठाकर जाते हो, ट्रैक्टर उठाकर जाते हो, तो बाजार को फायदा है। यदि आप खेत में अपने बैलों को लेकर जाते हो तो परिवार को फायदा है, समाज को फायदा है। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हो बिना केमिकल की तो समाज को फायदा है। यदि आप केमिकल की खेती करते हो तो बाजार को फायदा है। आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे बीमारियां बढ़ती है तो फार्मा कंपनियों को फायदा है। वो चाहेंगे कि आप केमिकल की खेती करो, वो चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को बचपन में साइकिल दे दो। जिन्होंने भी अपने बच्चों को बचपन में साइकिल पकड़ा दी है, अब वो साइकिल जब सड़क पे चलती है तो रीढ़ की हड्डी में झटके लगते हैं, आने वाले टाइम में उनको कमर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। 15-16 साल से पहले बच्चे को साइकिल देने का कोई लॉजिक नहीं बनता।
15-16 साल, 17-18 साल से पहले बच्चे का ट्रैवल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भेजना चाहिए, जितना हो सके उतना पैदल चलना चाहिए। लेकिन ये साइंस, ये लॉजिक कभी कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि किसी को भी आपके बच्चों की नहीं पड़ी है। अगर किसी डीसी को पड़ी है, किसी एमएलए को पड़ी है, किसी सरकार को पड़ी है, तो एक ही चीज की पड़ी है कि चुनाव के टाइम पे चंदा कहां से मिलेगा? चंदा बाजार से मिलेगा। बाजार को फायदा होगा तो चंदा मिलेगा, और बाजार को फायदा तब होगा जब आपका परिवार टूटेगा, आप केमिकल यूज करेंगे, आप सड़कें यूज करेंगे, आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप टूटे रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, तब फायदा बाजार को होगा। इसलिए हर सरकार ऐसी योजनाएं लेकर के आएगी जिसके अंदर आपका परिवार टूटे और आप बीमार ज्यादा से ज्यादा हो। नहीं समझे? अरे यार, कोई मास्टर जी, कोई आदमी स्कूल खोल सकता है वहां पर बगरू में या जयपुर में, और वहां पे जैसे टीचर रख सकता है, वो टीचर आप अपने गांव में नहीं रख सकते क्या? सारे गांव वाले मिलकर के नहीं रख सकते क्या? देखो पंगा क्या है, ना ही तो जयपुर के किसी टॉप स्कूल में पढ़ाने वाले किसी टीचर को मालूम है कि आपके बच्चे का करना क्या है, ना ही आपके गांव में पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल के मास्टर को पता है कि बच्चे का करना क्या है। लेकिन आज के पेरेंटिंग के सेमिनार की सार्थकता तब है जब आप सबको यह मालूम पड़ जाए कि बच्चे का करना क्या है। नहीं क्यों जी भाई? यहां तभी जीतू भाई का प्रयास तभी कामयाब माना जाएगा जब आपको वो रास्ता मिल जाए कि बच्चे का करना क्या है। अब मुझे आपको कुछ सवालों के जवाब आपने देने हैं और आपको बताना है, आपको अपना बच्चा समाज के लिए तैयार करना है या कंपनियों के लिए तैयार करना है? समाज के लिए। जीवन के लिए तैयार करना है या पैसों के लिए? खुश रखना है या पैसे वाला रखना है? आपका बच्चा खुश रहे वो चाहते हो या खूब सारा पैसा हो वो चाहते हो? अगर मैं दोनों में से एक चीज कहूं, क्योंकि आदमी पैसे के पीछे भी इसीलिए दौड़ रहा है कि उसको लगता है कि पैसा होगा तो खुशी होगी। अल्टीमेटली वो खुश रहने के लिए ही कर रहा है लास्ट में, यानी कि खुश रहना इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर अपना बच्चा जीवन के लिए तैयार करना है, समाज के लिए तैयार करना है और खुश रहने के लिए तैयार करना है, तो भाई फिर इसका एक ही तरीका है खुश रहने का। चलो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, खुश रहने का क्या तरीका है? खुश कब रहेंगे आप? भाई अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश होने की गारंटी है? फिर कोई आईएएस सुसाइड नहीं करता। ज्यादा पैसा खुश रहने की गारंटी है? नहीं है। पैसा भी गारंटी नहीं है और नौकरी भी गारंटी नहीं है। इसका मतलब बिजनेस करे, नौकरी करे, नेता बने, कुछ भी बने, वो खुश रहने की गारंटी नहीं है। बुद्धि सही कब रहेगी? हाँ, जो मनपसंद काम है वो अगर करे तो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि आपका बच्चा वो काम करे जिसको करके वो खुश रहता हो और वो काम समाज के फायदे का हो और उस काम से उसका जीवन यापन चलने लग जाए, तो सारे काम एक ही चीज में हो गए। क्यों जी? यानी अब आपका काम सिर्फ इतना बचा है, आपने बच्चे की खुशी के लिए, उसको समाज और जीवन के लिए तैयार करने के लिए केवल एक काम बचा है कि यह पता करना कि बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ है। क्यों जी? अल्टीमेटली यही पता चलना। यानी अगर किसी मां बाप को अपने बच्चे के बारे में 3 साल की उम्र में ही पता चल जाए कि मेरा बच्चा इस तरह के काम करने के लिए बना है और वो सारे के सारे प्रयास उसके गांव में ही करने लग जाए, भले ही कहीं भी करने लग जाए, गांव क्या छोड़िए कहीं भी करने लग जाए, तो वो बच्चा अपने जीवन में उस रास्ते पर लग लेगा जिसके लिए उसको जाना है। क्यों? उसी से उसको जीवन यापन सिखा देना है, तो समाज के भी काम आएगा और बच्चा खुश भी रहेगा। आपने ऐसा केस कभी सुना है कि आपके गांव का कोई बच्चा शहर जाकर रहने लगा हो, दोनों मियाँ बीबी नौकरी करते हों, उनके लिए गांव आना मुश्किल हो और वो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हों
और वो अपने माँ बाप को सेवा करने के लिए शहर में ले जाते हों, और फिर माँ बाप 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में दुखी होके, इरिटेट होके कह देते हैं बेटा हमारा शहर में मन नहीं लगता, हमें तो गांव ही छोड़ाओ। देखा ऐसा केस? खूब देखे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि वो पैसे, वो दौलत, वो शहर, वो सुविधाएं सबके लिए नहीं है। वहीं वो दोनों मियाँ बीबी वहां रह रहे हैं, वो खुश कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन वो जो 2 माँ बाप हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है, सुविधाएं भी मिल रही हैं, वो खुश नहीं है, तो वापस वो गांव में आना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती है। किसी किसी व्यक्ति को झाड़ू मारने में ही मजा आता है, मतलब उसको मजा ही आता है। किसी किसी को खेत में ही मजा आता है। आपने देखा हो खेत में कोई पानी देने गया है, उसके पैरों में मिट्टी लग गई, रात गारा लग गई, वो गारा यहां तक लगी है, वो घर आएगा, उसका मन नहीं करता उस गारा को अपने शरीर से उतारने का, वो ऐसे ही रहना चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही। उस आदमी का शहर में मन कैसे लगे? यार वो आदमी बना मिट्टी के लिए है, उसको मिट्टी में ही आनंद आना है। उसको साफ सफाई और चिप्स का फर्श दे दोगे, उसको संगमरमर का फर्श दे दोगे तो दुखी हो जाएगा वो। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, घी सबके लिए फायदेमंद थोड़ी होगा, ठीक है। किसी किसी अभी पेड़ों की जड़ों में चीनी डाल दोगे तो वो खराब हो जाएंगे। यानी जिसको जो चाहिए वो मिले तो ही वो फलेगा फूलेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बच्चे को भी जो चाहिए वही दोगे तो वो फलेगा फूलेगा, नहीं है कि नहीं? अब अगर ये चीज इतनी आसान होती तो फिर ये सबके पास होती। बच्चे का टैलेंट पता करने वाला सामान अगर सबके पास होता तो फिर ये बहुत आसान होती, तो सबके पास ना होती क्या? सबको चाहिए ना, ये तो हर कोई अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है, क्यों जी? लेकिन अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है कि जिनके भी पास है वो या तो इसको ऐसा बिजनेस बना देते हैं कि उसको समाज के सामने लाते ही नहीं वैसा करके, या फिर उसका दूसरा लाभ उठाते हैं। केवल अमीर लोग लाभ उठाते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल देखा है, मैं अपने जीवन में इसका एग्जाम्पल हूं। मैं जब इस काम को प्रोफेशनली करता था, ना, मतलब अभी तो मेरी फीस अपॉइंटमेंट की 1.5 लाख रुपया है, उस टाइम लाख रुपए 1.25 लाख रुपए ये फीस होती थी एक बच्चे के बारे में बताने की कि उस बच्चे के पास क्या टैलेंट है। अब ये वाला काम तो सिर्फ अमीर लोग ही करवा पाएंगे भाई, क्यों जी? गांव का जमींदार आदमी कैसे जाएगा? उसके पास इतनी आमदन नहीं है, क्या पता उसके तो खेत में सारा साल मेहनत करके इतना पैसा बचता हो, तो वो कैसे पता लगाएगा अपने बच्चे के टैलेंट का छोटी सी बात के लिए? तो इसका एक मॉडल निकाला हमने कि भाई ये जो साइंस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ अमीरों की बपौती ना रह जाए, क्योंकि खुश रहने का अधिकार तो गरीब आदमी के बच्चे को भी है। तो फिर गरीब आदमी को समझाना पड़ेगा, या फिर गांव के आदमी को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए जरूरी क्यों है। यदि आपको यह समझ में आए कि यह चीज सही है, तो मैं एक ऑफर करता हूं। आपका गांव अगर तैयार होता है, आसपास के गांव अगर तैयार होते हैं और आप इस पर काम करना चाहते हैं, तो ये साइंस और ये ट्रेनिंग और मेरा टाइम और मेरी टेक्नोलॉजी सब कुछ गांव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका 1 पैसा नहीं लगेगा। बस इसमें यह होगा, पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा। आपको किनको? जो समाज में अग्रणीय लोग हैं, जो चीजों को समझने के लिए तैयार हैं और जो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं आकर के तो आपके गांव के लिए नहीं करने वाला। बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, सुधार आपका होना है, तो करना भी आप ही को पड़ेगा। मैं अपनी टेक्नोलॉजी दे सकता हूं, मैं अपनी ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं टाइम दे सकता हूं, मुझे जितनी बार बुलाओगे मैं आ सकता हूं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अपन लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम जो हमने बनाया था कि बच्चे का टैलेंट कैसे पता करना है, वो ट्रेनिंग अपन कर लेते हैं घर पे बैठे। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा कोई भी कर सकता है इसको। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है।
मतलब समझना सबको चाहिए। वो ट्रेनिंग जो हम पहले अपनी फ्रेंचाइजी को देते थे या जिसका बिजनेस हम करते थे, उसको हमने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया कि आप एक काम करिए, आप इसको सीखिए, आप इसको समझिए, आप इसको देखिए, और यदि ये आपके बच्चों की काम की चीज है तो भाई फिर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर ये चुटकी बजाकर मिलने की चीज होती तो मैं अभी बैग में झोले में ले आता, बैग में, और सबको एक एक बांट देता किट कि ये लो, इससे पता चल जाएगा। क्यों जी? कॉम्प्लिकेटेड चीज है बच्चे का दिमाग। हमसे बहुत बड़ी बड़ी भारी गलतियां होती हैं उस बच्चे की परवरिश में, हमें नहीं पता होता। हम कब झूठ बोल रहे हैं, कब बच्चे के हाथ में पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा रहे हैं, कब उसको मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं, और जब मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं तो रास्ते में क्या कर रहे हैं, जब उसको गाड़ी में लेके जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, जब उसको अपने घर के काम से दूर करते हैं तो क्या नुकसान करते हैं, जब उसको खेत के काम में इन्वॉल्व करते हैं तो कितना फ़ायदा होता है, हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे स्कूल में उसको भेजते हैं, पूरा दिन उसका कैसे कटता है, कितना ट्रैवल करता है, उसके लिए अहमियत हम किताबों को देते हैं, हम चीज़ों को देते हैं, या आदमी को देते हैं, या समाज को देते हैं। ये बातें हमारी एक एक पल ये बताती हैं कि हम अपने बच्चे को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। वो सारा का सारा हिस्सा जो पहले पूरा एक संयुक्त परिवार सिखा देता था, वो अब संयुक्त परिवार नहीं सिखाता। तो अब हम सब माँ बाप की ड्यूटी बन जाती है कि हम सब लोग एक संयुक्त परिवार बन जाएं। क्यों जी? मान लो आप शहर में रहते हो, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, गांव से किसी को नहीं ला सकते, तो जो वहां रहते हैं साथ में उनका उस संयुक्त परिवार की तरह रहना शुरू कर दो ना। क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं होता कि शहर में सारे ही गंदे लोग हैं, ऐसा भी नहीं होता कि सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आप जैसे हो वैसी ही फ्रीक्वेंसी के लोग ढूंढ लीजिए और 4-5 परिवारों का मिल करके एक संयुक्त परिवार की तरह काम कर लीजिए। मान लो हम 7 परिवार मिल करके एक परिवार बना लेते हैं, समझिए, 7 परिवार मिलाकर एक परिवार बना लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, 7 के 7 परिवारों के 7 बच्चों के लिए जो काम करना है, एक दिन एक परिवार की ड्यूटी लगेगी। तो आपका नंबर कितने दिन में आएगा? एक हफ्ते में। एक हफ्ता सारे 7 बच्चों पे आप लगाओ, एक हफ्ता 7 बच्चों पे अगला लगाएगा, एक हफ्ता 7 बच्चों पे अगला, सारे बच्चों के लिए सब काम, हमारे काम भी होंगे, बच्चों के भी होंगे। और अगर यही काम हम 28 परिवार मिलकर कर लेंगे तो 4 हफ्ते में नंबर आएगा, और यही काम अगर 300 परिवार मिलकर कर लें तो साल में एक दिन ड्यूटी लगेगी। ये तो आपके ऊपर है, आप अपना काम कितना आसान करना चाहते हो। और आप अपने ही बच्चे को अपना मानते बैठे रहोगे तो सुबह से लेकर रात तक लगे रहो उसी काम पे, सारा दिन फ्रस्ट्रेटेड, बीवी से भी लड़ाई, बच्चे से भी लड़ाई, खुद से भी, हासिल कुछ नहीं होगा। क्यों जी? तो उस बच्चे के लिए करना क्या है? क्या 7 के 7 परिवारों के बच्चों को एक ही क्लास में ज्वाइन कराना है? क्या उसको एक ही दिशा में लेके जाना है? नहीं, सब बच्चों का टैलेंट पहले पता करना है कि वो बच्चा किस काम के लिए बना, फिर यह देखना है उसको तैयार कैसे करना है, फिर यह देखना है उसको जीवन यापन के लिए कैसे साथ देना है। यही प्रोसेस बनेगी जी। समझे कि नहीं समझे? यानी कि पहला काम हो गया उस ट्रेनिंग को लेना। उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप करना है, नंबर नोट कर लीजिए व्हाट्सएप करने के लिए। इधर नंबर तो नहीं, ये नंबर लिखा है, ये रहा 9518170000। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, और इस व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, बगरू आज हम पेरेंटिंग के सेमिनार में थे और मुझे एजुकेशन की ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन वाली। समझ गए ना? कुछ नहीं करना, वो ट्रेनिंग आपके पास आपके घर पहुंच जाएगी आपके मोबाइल पर, और उसके बाद उसका क्या करना है, कैसे करना है वो कर लो। पहला स्टेप पूरा कर लो। पहला स्टेप पूरा करने के बाद जैसे ही आपके मैसेजेस हमारे पास आएंगे कि हो गया है, दूसरे स्टेप के लिए मैन्युअली फिर से मिलेंगे। भाई आज ही मैं 15 घंटे 20 घंटे बोलने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप उस पूरे मटेरियल को घर पे बैठे पहले ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्या सवाल करने हैं और अपने बच्चे को कैसे समझना है वो उसके बाद का प्रोसेस है। गॉट इट? क्यों जी? उसमें आपको जो अलग पॉइंट रहेंगे वो भी कवर कर लिए, और जो पॉइंट हो गए वो भी, ठीक है। इस सब का उसके अंदर पूरी डिटेल आ